दोस्तों, पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ ये हमारा आज का सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रखा है। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, जब ताज़ा और छेपित FeOH3 को FeCl3 के जली विलयन के साथ हिलाया जाता है तो एक कोलाइडी विलयन बनता है। यह प्रक्रिया कहलाती है। When freshly precipitated ferric hydroxide is shaken with aqueous or FeCl3, a colloidal solution is formed. This process is known as। तो जब भी अवक्षेपित पदार्थ का जलीय विलयन लेकर अगर हम उसे कोलाइडी विलयन में बदलते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन यानी कि पेप्टीकरण। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। अगला क्वेश्चन है, जब परिचित प्रावस्था द्रव तथा परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो कोलाइडी निकाय कहलाता है। When dispersed phase is liquid and dispersion medium is gas, then the colloidal system is called। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया है, जो माध्यम है यानी कि जो डिस्पर्सन मीडियम है वो गैस है और जो फेज है वह है लिक्विड के रूप में। तो यहाँ पर किस प्रकार का कोलाइडी निकाय होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चारों ऑप्शन को देखेंगे और देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन दिया है वो दिया हुआ है धुआं यानी कि स्मोक। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं मतलब जो सॉलिड होते हैं वो पाए जाते हैं गैस में यानी कि सॉलिड इन गैस। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है बादल यानी कि क्लाउड। तो क्लाउड की बात करें तो इस केस में जो लिक्विड होता है वो गैस में पाया जाता है यानी कि लिक्विड इन गैस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द्रव गैस में पाया जा रहा है, तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन सेकंड है बादल यानी कि क्लाउड। तीसरा ऑप्शन है हमारा जेली। तो जेली की कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो लिक्विड है वो सॉलिड मीडियम में पाया जाता है। तो यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम जो है वो है सॉलिड और डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड। वही हम बात करें पायस की, तो पायस के केस में जो डिस्पर्जन मीडियम है वो भी लिक्विड है और डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन सेकंड क्लाउड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर पृष्ठ सक्रिय अणु क्या होता है। एट द क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन यानी कि CMC द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल इज। तो यदि आप कोलाइडल विलयन को उसके पार्टिकल्स के आधार पर डिवाइड करें तो ये तीन तरह से आपको दिखाई देंगे। पहला है मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी कि वृहद आणविक, दूसरा है मल्टी मॉलिक्यूलर यानी कि बहुआण्विक और तीसरा है एसोसिएट यानी कि संगुणित। तो अणुओं के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूलर, मल्टीमॉलिक्यूलर और एसोसिएट। तो इन तीनों से ही हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले मैक्रोमॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो मैक्रोमॉलिक्यूल का मतलब मैंने बताया वृहद आणविक। तो यहाँ पर अणु बहुत सारे होते हैं, तो इसमें एक ऐसा अणु होता है जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। वही हम बात करें मल्टी मॉलिक्यूल की, तो मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या होता है कि ढेर सारे जो अणु होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। वही हम बात करें एसोसिएट की, तो इसे हम मिसेल्स भी कहते हैं। तो ये एसोसिएट होते क्या है, तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि कम कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, परंतु हायर कंसंट्रेशन पर इसके जो पार्टिकल होते हैं वो मिसेल्स बना लेते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो जो मिसेल्स होता है वो एसोसिएट कोलाइड होता है और जिस कंसंट्रेशन पर ये मिसेल्स बनाते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन यानी कि CMC। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड होगा, जुड़ते हैं यानी कि एसोसिएट होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया के हैबर प्रक्रम द्वारा उत्पादन में निम्न में से कौन वर्धक की तरह कार्य करता है। इन हैबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए प्रमोटर। तो यदि हम बात करें अमोनिया बनाने की हैबर विधि में, तो हैबर विधि में हम 3 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु नाइट्रोजन कर लेकर बनाते हैं अमोनिया, और इस प्रोसेस में आयरन और MO यूज़ होता है। अब इस प्रोसेस में Fe क्या है, तो Fe की बात करें तो यहाँ पर Fe है आपका उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट, और यहाँ पर जो MO है वो है प्रमोटर। तो प्रमोटर किसे कहते हैं, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सभी जानते हैं कि जो उत्प्रेरक वर्धक होते हैं वह उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो Fe है वो एक कैटलिस्ट है और MO क्या है, MO है प्रमोटर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हार्डी सुलजे के नियम के अनुसार धन आयन की स्कंदन सामर्थ्य क्रम है। अकॉर्डिंग टू हार्डी सुलजे रूल द कोगुलेटिंग पावर ऑफ कैटायन फॉलोइंग द
ऑर्डर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं तो वहाँ पर कोगुलेशन होता है। तो जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स के कोगुलेशन पावर को निकालते हैं, तो अगर हम हार्डी सुलजे की बात करें तो इनका कहना था कि जो कोगुलेशन पावर होती है वो प्रोपोर्शनल होती है चार्ज एट आयन, यानी कि किसी भी एटम पर जितना अधिक चार्ज होगा उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, फिर बेरियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायी होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप सभी को पता होगा कि जो लायोफिलिक कोलाइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं और जो लायोफोबिक होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है उनके कणों पर आवेश, यानी कि चार्ज ऑन देयर पार्टिकल्स। दूसरा ऑप्शन है उनके कणों का बड़ा आकार, यानी कि लार्ज साइज ऑफ द पार्टिकल्स। और तीसरा ऑप्शन है उनके कणों का छोटा आकार, यानी कि स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है परिक्षेपण माध्यम द्वारा विलायकन, यानी कि सॉल्वेशन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। अब सॉल्वेशन बाय डिस्पर्जन से क्यों स्टेबिलिटी बढ़ती है? तो आप सभी जानते हैं कि जब भी कहीं डिस्पर्जन मीडियम में सॉल्वेंशन होता है, यानी कि विलायकन होता है, तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज हो जाती है। और एनर्जी रिलीज होने का मतलब कि जो कंपाउंड है, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है, वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो सॉल्वेशन जो होता है वह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज हुई, और एनर्जी रिलीज होने का मतलब है स्टेबिलिटी का बढ़ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोलाइड है, विच वन इज कोलाइड? आपके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा है यूरिया, तीसरा है केन शुगर और लास्ट है ब्लड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 10% NaCl के 1 मिली विलियन को 0.025 ग्राम स्टार्च की उपस्थिति में 10 ml स्वर्ण सॉल में मिलाने से स्कंदन रुक जाता है। निम्नलिखित में स्टार्च की स्वर्ण संख्या है। ऑन एडिशन ऑफ 1 ml solution of 10% NaCl to 10 ml gold salt in the presence of 0.0250 gram of starch, the coagulation is just prevented. स्टार्च हैज़ द फॉलोइंग गोल्ड नंबर। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऊपर जो दिया हुआ है ये सीधे गोल्ड नंबर का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो गोल्ड नंबर होता क्या है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यह है अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। तो ये जो लायोफिलिक का अमाउंट है वो किस में है? मिलीग्राम में है। तो अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट इन मिलीग्राम। और ये लायोफिलिक सॉल्ट करते क्या है? which prevent lyophobic salt by adding 1 ml of 10% NaCl। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 1 ml सोल्यूशन है 10% NaCl का और 10 ml गोल्ड सॉल्ट है, ठीक है, जिसका जो अमाउंट दिया है वो दिया है ग्राम में, यानी कि आपको दिया हुआ है 0.0250 ग्राम। तो आप इसे बदल दीजिए मिलीग्राम में। तो मिलीग्राम में कैसे बदलेंगे? तो आप क्या करेंगे, 0.0250 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा यहाँ पर मिलीग्राम में। तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करने पर आपका आंसर क्या आएगा? तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा किसके सामने सही नहीं है। तो पहला दिया हुआ है द्रव स्नेही कोलाइडी और उसके सामने दिया है रिवर्सिबल सॉल्ट, तो ये आपका ऑप्शन सही है। दूसरा है संगुणित कोलाइडी और उसके सामने दिया हुआ है मिसल्स। तो अभी पीछे भी मैंने आपको बताया था कि जो मिसल्स होते हैं वो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है टिंडल प्रभाव, और हम सभी जानते हैं कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरण जो होता है वो कहलाता है टिंडल प्रभाव, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है विद्युत कण संचलन, इसके सामने दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में परिक्षेपण माध्यम की गति, मैं इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस,
और यहाँ पे दिया हुआ है मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर दिया हुआ है डिस्पर्जन मीडियम, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो डिस्पर्जन मीडियम का मोमेंट नहीं होता, वो होता है डिस्पर्जन फेज का। तो यहाँ पर इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है और आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, ये मिसमैच है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेकंड पार्ट और इसी पार्ट के साथ सरफेस केमिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो सभी समाप्त होते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।